ये बहुत बड़ा इवेंट हो सकता है मार्केट का भविष्य तय करने के लिए, क्योंकि तो जी हाँ, एक के बाद एक बहुत बड़ी खबर आते जा रही है शेयर बाजार से रिलेटेड। आने वाले समय में शेयर बाजार में हमें बहुत बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। तो क्या क्या खबर आया है आज की वीडियो में, उन सारे खबर के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ वार से रिलेटेड क्या अपडेट है अभी तक जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं, उसके बारे में बात करेंगे। MSCI इंडेक्स से रिलेटेड क्या अपडेट आया है उसके बारे में बात करेंगे। RBI से रिलेटेड क्या अपडेट आया है उसके बारे में बात करेंगे। AI का क्या कहानी चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे। ऑयल से रिलेटेड क्या अपडेट आया है, क्रूड ऑयल का भाव बढ़ा या फिर कमा, पेट्रोल और डीजल का प्राइस फिर से बढ़ा है या फिर कमा है, उसके बारे में बात करेंगे। कमिंग वीक यानी कि आने वाले हफ्ते में कौन से इवेंट्स पर हमारा सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए, आने वाला हफ्ता में कौन सा इवेंट्स शेयर बाजार को ऊपर ले जा सकता है, आने वाले हफ्ते में कौन सा इवेंट्स शेयर बाजार को पूरी तरीके से तोड़ भी सकता है, उन सारे इवेंट्स के बारे में बात करेंगे। मैं आपको बता दूं कि आने वाले हफ्ता में एक ऐसा इवेंट है जो इवेंट शेयर बाजार को या तो बुरी तरीके से क्रैश करवा सकता है या तो शेयर बाजार को बहुत ऊपर तक ले जा सकता है। तो कौन सा वो एक इवेंट पर हमारा सबसे ज्यादा फोकस होना पड़ेगा, उसके बारे में भी इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ संडे का वीडियो है तो आप सभी लोगों का काफी सारा कमेंट्स है, उन कमेंट का भी रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो फुल पैकेज वीडियो है, इस एक ही वीडियो से शेयर बाजार का पूरा जानकारी आपको मिलने वाला है, क्या क्या मार्केट में खबर चल रहा है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले ग्लोबल मार्केट से शुरू करते हैं। तो अगर ग्लोबल मार्केट को हम लोग ठीक से ऑब्जर्व करते हैं तो हमें समझ में आएगा कि ग्लोबल मार्केट में मोटा मोटी हमें अच्छा खासा पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, ताइवान का मार्केट 2.5% ऊपर है, कोस्पी का मार्केट मोटा मोटी 3.5% ऊपर है, उसके बाद निक्केई जापान का मार्केट देखो 2.5% ऊपर है, उसके बाद अमेरिकन बाजार ले लो मोटा मोटी 0.5 से 1% तेजी में आपको देखने को मिलेगा। तो मोटा मोटी अगर ग्लोबल मार्केट को देखा जाए तो ग्लोबल मार्केट में हमें अच्छा खासा पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिल रहा है। तो जरूर इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा जिसके वजह से ही तो पूरा ग्लोबल मार्केट में हमें अच्छा खासा पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिल रहा है। तो क्या क्या कारण है उसके बारे में तो बात करेंगे ही वीडियो में आगे। देन अगर बात किया जाए MSCI इंडेक्स के बारे में, अब आपको पता होगा फ्राइडे हमारा इंडियन मार्केट जो है जोरदार क्रैश हुआ था, और ये कोई साधारण क्रैश नहीं था। मार्केट नॉर्मली चल रहा था, लेकिन जैसे ही 3 बज गया, 3 बजे के बाद 3 से 3:30 बजे के अंदर आधा घंटा के अंदर शेयर बाजार में जोरदार गिरावट देखने को मिला। तो अचानक से इतना बड़ा डीप क्यों देखने को मिला? तो अचानक से इतना बड़ा गिरावट इसलिए देखने को मिला क्योंकि MSCI इंडेक्स का रीबैलेंसिंग हुआ है। अब इसका मतलब क्या होता है, आसान भाषा में समझ लो। जैसे हमारे इंडिया में निफ्टी 50 है, सेंसेक्स है, तो निफ्टी 50 सेंसेक्स क्या है, ये एक इंडेक्स है। अब निफ्टी 50 के अंदर टॉप की 50 कंपनी है। अब जो टॉप की 50 कंपनी निफ्टी 50 के अंदर है, क्या वही 50 की 50 कंपनी हमेशा उस इंडेक्स में रहेगी या फिर चेंज होता रहता है? अब आप बोलोगे सर निफ्टी 50 की जो टॉप की 50 कंपनी है, समय के हिसाब से वो चेंज भी होता है। तो ठीक उसी तरह ये जो MSCI इंडेक्स है, ये ग्लोबल लेवल का इंडेक्स है। अब MSCI इंडेक्स में जो स्टॉक्स है, वो स्टॉक्स भी तो कहीं ना कहीं चेंजेस होता रहता है ना। तो वही हुआ फ्राइडे को मार्केट में। अगर आपको इतना जोरदार गिरावट देखने को मिला, इसके पीछे यही कारण था कि ये जो MSCI इंडेक्स है, ग्लोबल लेवल का इंडेक्स है, इसका रीबैलेंसिंग हुआ है। अब रीबैलेंसिंग यानी कि यहाँ पे उस दिन MSCI इंडेक्स में कुछ स्टॉक्स को निकाला गया है और कुछ स्टॉक्स को MSCI इंडेक्स में लिया गया है। तो ये जो कुछ स्टॉक्स को निकाला गया है, कुछ स्टॉक्स को अंदर लिया गया है, तो खरीदी बिक्री हुआ है ना। तो इसी बहुत मैसिव लेवल पे खरीदी बिक्री होने के कारण शेयर बाजार में हमें अचानक से गिरावट देखने को मिला। ये सबसे बड़ा कारण है हमारे इंडियन मार्केट में हमें आधा घंटा में इतना जोरदार गिरावट देखने को मिला। तो MSCI इंडेक्स का रीबैलेंसिंग की वजह से ये कहानी हमें देखने को मिला। देन अगर बात किया जाए कि इंडिया टू गेट प्लास्टिक नोट्स, RBI कंसीडर्स डिकेड ओल्ड प्लान, यानी कि हमारे देश का जो करेंसी है, 10 रुपया का नोट हो गया, 20 रुपया का नोट हो गया, 500 रुपया का जो नोट हो गया, वो जो करेंसी है, वो जो नोट है, वो किस चीज से बना हुआ है? आप बोलोगे सर वो तो कागज से बना हुआ है। तो अभी का सबसे बड़ा बिग ब्रेकिंग न्यूज ये है कि हमारे देश का जो RBI है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, वो ये कंसीडर करने जा रहा है, यानी कि अभी तक फाइनल डिसीजन नहीं है। RBI अभी कंसीडर करने जा रहा है कि ये जो हमारे देश का करेंसी है, जो नोट है, वो प्लास्टिक में कन्वर्ट किया जाए। यहाँ पे आप देख रहे हो ना, इंडिया टू गेट प्लास्टिक नोट्स, यानी कि अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में जो नोट्स है, हमारा देश का जो नोट्स है, वो प्लास्टिक की हो जाए, ऐसा आने वाले समय में कंसीडर कर रहा है RBI। तो देखते हैं ये प्लान कब तक फुलफिल हो जाता है। देन सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी का कि वार से रिलेटेड क्या अपडेट है। तो सबसे पहले यहां पे आप देख सकते हो, यूएस ईरान सीज फायर एक्सटेंशन रिमेन्स अनसर्टेन, यानी कि ये जो इतना दिन से यूएस और ईरान के बीच सीज फायर चल रहा था, तो अभी का ताजा खबर ये है कि इन दोनों के बीच जो सीज फायर है, वो और भी कुछ दिनों के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी कि और भी कुछ दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। यानी कि सीज फायर जो इतना दिन से इन दोनों के बीच चल रहा था, वो सीज फायर को और भी कुछ दिनों के लिए पीछा दिया गया है।
अब ये तो मैं बोलूंगा नाम का ही सीज फायर है, क्योंकि सीज फायर का मीनिंग ये होता है, अगर दो देशों के बीच सीज फायर हो जाता है ना, तो इसका मीनिंग ये होता है कि भैया अब ना तो मैं आपके ऊपर हमला करूंगा, ना तो आप हमारे ऊपर हमला करोगे, ये इसका मीनिंग होता है। तो जबकि यूएस और ईरान के बीच फिर से सीज फायर का एक्सटेंड कर दिया गया है, उसके बावजूद भी भैया छोटा मोटा हमला होते ही जा रहा है। जी हाँ, ईरान भी अमेरिका को मार रहा है, अमेरिका भी ईरान पर हमला कर ही रहा है। तो ये सिर्फ नाम का सीज फायर है, काम का सीज फायर नहीं है। देन अगर बात किया जाए वार से रिलेटेड कि ये वार रुकेगा या फिर नहीं रुकेगा, तो मैं आपको क्लियर आंसर देना चाहूंगा कि अभी तक तो यही अपडेट है कि भैया मीटिंग ही चल रहा है। मीटिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉपर अपडेट अभी तक नहीं आया है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ईरान वार लाइव ट्रम्प ड्यू टू मेक फाइनल डिटर्मिनेशन ऑन डील विद तेहरान, यानी कि डोनाल्ड ट्रम्प का ऐसा कहना है कि हम लोग फाइनल डिटर्मिनेशन देने वाले हैं, यानी कि फाइनल रिजल्ट देने वाले हैं कि ये जो वार है वो कब तक रुकेगा। मीटिंग ऑलरेडी चल रहा है, अमेरिका का टीम ईरान से मिलने जा रहा है, ईरान का टीम अमेरिका से मिलने जा रहा है, मीटिंग वगैरह चल रहा है, नेगोशिएशन वगैरह चल रहा है, लेकिन रिजल्ट की बात किया जाए तो रिजल्ट अभी तक जीरो है, क्योंकि ना तो अमेरिका ईरान का कंडीशंस को मान रहा है, ना ईरान अमेरिका का कंडीशंस को मान रहा है। तो अभी तक का यही अपडेट है कि फाइनल रिजल्ट अभी तक आया नहीं है, फाइनल डिसीजन अभी तक आया नहीं है। हालांकि डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि फाइनल रिजल्ट जो है बहुत ही जल्द आने वाला है, लेकिन मैंने सर्च करके देखा अभी तक तो वैसा कोई फाइनल रिजल्ट आया नहीं है, यानी कि नेगोशिएशन जो है कंटिन्यू जारी है। देन अगर बात किया जाए, यहाँ पे आप देख सकते हो, ईरान न्यूक्लियर स्टॉक पाइल ए की पार्ट ऑफ नेगोशिएशन टू एंड द वॉर एंड ए फोकस ऑफ ट्रम्प। कहने का मतलब ये है कि देखो, डोनाल्ड ट्रम्प यानी कि अमेरिका का सबसे बड़ा कंडीशन क्या है, ईरान को जो हमला कर रहा है, ईरान पर जो अमेरिका हमला कर रहा है, उसके पीछे अगर सबसे बड़ा कारण है, वो कारण है कि अमेरिका साफ साफ ईरान को बोल रहा है कि भैया आप लोग अपने देश पर न्यूक्लियर फैसिलिटी को बंद कर दो। यानी कि डोनाल्ड ट्रम्प ईरान को बोल रहा है कि आप अपने देश पर न्यूक्लियर बॉम्ब मत बनाओ। अब आपको पता होगा कि अगर किसी भी देश को अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम को सक्सेस करना है तो उसके लिए यूरेनियम की काफी ज्यादा जरूरत होती है। तो ईरान की मिट्टी में जो यूरेनियम है उसी को लेकर डोनाल्ड ट्रम्प को काफी ज्यादा भय है। डोनाल्ड ट्रम्प को ऐसा लगता है कि ईरान की मिट्टी में जो यूरेनियम है उसका यूज करके ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम को सक्सेस कर लेगा, और बाद में वो न्यूक्लियर प्रोग्राम सक्सेस होने के बाद ईरान कहीं अमेरिका पर ही हमला वगैरह ना कर दे। यही जो डर है डोनाल्ड ट्रम्प को सताता है। तो इसी से रिलेटेड डोनाल्ड ट्रम्प ने यह धमकी दिया है रिसेंटली ईरान को कि हम लोग आपके यूरेनियम के साइड में हमला करेंगे। यानी कि ईरान की मिट्टी में जहां जहां पर यूरेनियम मिलता है वहां पर डोनाल्ड ट्रम्प हमला करके यूरेनियम का पूरा खेला ही खत्म कर देंगे। अब अगर ईरान की मिट्टी में जो यूरेनियम है उसका खेला ही खत्म हो जाता है, तब तो ईरान लाख कोशिश के बाद भी न्यूक्लियर प्रोग्राम को सक्सेस नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, क्योंकि न्यूक्लियर प्रोग्राम को सक्सेस करने के लिए यूरेनियम की जरूरत है, और अगर अमेरिका डायरेक्ट यूरेनियम पर ही हमला करता है तो ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम को सक्सेस नहीं कर पाएंगे। और इसी से रिलेटेड ईरान का भी जवाब ये आया है, डोनाल्ड ट्रम्प को ईरान ने ये कहा है कि अगर आप हमारे यूरेनियम पर नजर डालोगे, हमारे यूरेनियम को तकलीफ देने की कोशिश करोगे, तो फिर भैया बात बहुत खराब है, तो फिर हम लोग भी इसका रिटेलिएट करेंगे, हम लोग भी आपको छोड़ने वाले नहीं है। तो कहीं ना कहीं कहानी अभी यूरेनियम पर चला गया है। डोनाल्ड ट्रम्प को यह भय है कि यूरेनियम के यूज करके ईरान जो है न्यूक्लियर प्रोग्राम को सक्सेस करने वाला है। देन अगर बात किया जाए तो अब आने वाले समय में हमें कौन सा इवेंट पर फोकस रखना है, तो मैंने आपको बोला था एक ऐसा इवेंट है आने वाले हफ्ते में, एक ऐसा इवेंट है जो इवेंट शेयर बाजार में बहुत बड़ी हलचल करवा सकता है। वो है भैया आरबीआई का एमपीसी का मीटिंग। जी हाँ, 3 जून से लेकर 5 जून तक हमारे देश में आरबीआई का एमपीसी का मीटिंग होने वाला है। अब आरबीआई का एमपीसी का मीटिंग में क्या हो सकता है, रेट कट होगा या फिर रेट हाइक होगा, इस पर चर्चा होगा। जी हाँ, अगर रेट हाइक हो जाता है, आज के डेट में रेट हाइक होने का भी मार्केट में काफी ज्यादा बात चल रहा है, और ये जो रेट हाइक है शेयर बाजार के लिए भैया बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। रेट हाइक यानी कि आपको एफडी में ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। अब अगर एफडी का इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तो लोग स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल कर एफडी में पैसा डालेगा ना, तो स्टॉक मार्केट से पैसा निकलता है, और मार्केट से पैसा निकलेगा तो मार्केट के लिए बहुत नेगेटिव है। तो ये जो 3 जून से लेकर 5 जून है आरबीआई का एमपीसी का मीटिंग है, ये बहुत बड़ा इवेंट हो सकता है मार्केट का भविष्य तय करने के लिए, क्योंकि मार्केट में अभी रेट हाइक का बात चल रहा है। क्यों रेट हाइक का बात चल रहा है, क्योंकि आपको पता होगा कि ऑयल का जो प्राइसेस है काफी ज्यादा बढ़ चुका है, और ऑयल का प्राइस बढ़ने की वजह से देश की जो इन्फ्लेशन है काफी ज्यादा अभी के टाइम पे बढ़ते जा रहा है। और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का सबसे बड़ा हथियार क्या है कि भैया देश में रेट हाइक कर दो, इन्फ्लेशन धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाएगा, यही सबसे बड़ा हथियार है। तो ऑयल का प्राइस बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जिसके वजह से रेट हाइक करने का भी बात मार्केट में शुरू हो गया है।
और अगर ये 3 से लेकर 5 जून तक ये फैसला आ जाता है आरबीआई की तरफ से कि भैया देश में रेट हाइक हो गया है, तो आप सोच भी नहीं सकते कि मार्केट का कितना बुरा हाल हो सकता है। तो 5 जून आरबीआई के लिए एक बहुत बड़ा अग्नि परीक्षा वाला दिन होने वाला है। देन अगर बात किया जाए तो इसी हफ्ता फ्राइडे को अमेरिका का जॉबलेस का डेटा आने वाला है और इस पर भी पूरा मार्केट का नजर रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि इस युद्ध के वजह से अमेरिका में भी काफी ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहा है और इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से कहीं ना कहीं वहां के लोगों का भी नौकरियां जा रहा है। तो कहीं ना कहीं फ्राइडे को भी इस पर नजर रहेगा कि अमेरिका का जो जॉबलेस डेटा है वो कैसा आता है। एआई बबल की बात किया जाए तो कहीं ना कहीं जब से अमेरिका का जो टॉप एआई की कंपनी था उस कंपनी ने अपना Q4 का रिजल्ट दिखाया है, तब से कहीं ना कहीं हमारे देश का जो आईटी सेक्टर है उसमें तेजी देखने को मिल रहा है। तो हम लोग तो यही प्रे करेंगे कि हमारे देश का जो आईटी सेक्टर है उसमें तेजी बरकरार रहे, क्योंकि निफ्टी 50 को ऊपर ले जाने के लिए अगर सबसे बड़ा कोई इंडेक्स रोल अदा करता है वो है देश का आईटी सेक्टर। तो आईटी सेक्टर में कहीं ना कहीं कुछ दिनों से इंडिया की बात कर रहा हूं, अच्छा खासा तेजी देखने को मिला है। क्रूड ऑयल की बात किया जाए तो एक बहुत बड़ा खुशखबरी ये है कि 90 लेवल तक मोटा मोटी आ चुका है क्रूड ऑयल का भाव। अब जितना ज्यादा क्रूड ऑयल का भाव गिरेगा, जितना ज्यादा क्रैश होगा, उतना ज्यादा इंडियन मार्केट प्लस ग्लोबल मार्केट के लिए अच्छा है। और एक ये भी खबर हमारे लिए, हमारे मार्केट के लिए अच्छा है कि डॉलर का जो भाव है लगातार गिरते जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो फटाक से यहाँ पे गिरावट देखने को मिला और 95 लेवल तक आ चुका है। तो बहुत बढ़िया बात है, जितना ज्यादा रुपी स्ट्रांग होगा उतना ज्यादा मार्केट के लिए अच्छा है। गोल्ड की बात किया जाए तो गोल्ड में फ्लैट रिएक्शन हमें देखने को मिल रहा है। एफआईएसडीएस की एक्टिविटी की बात किया जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लास्ट डे एफआईएस ने 20,000 करोड़ का माल बेचा है। अब आप बोलोगे सर इतना ज्यादा एबनॉर्मल सेलिंग क्यों किया एफआईएस ने? तो ये इसलिए हुआ क्योंकि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बोला था कि फ्राइडे मार्केट को एमएससीआई इंडेक्स का रीबैलेंसिंग हुआ है। तो रीबैलेंसिंग की वजह से काफी सारे स्टॉक्स को खरीदा गया है, काफी सारे स्टॉक्स को भारी मात्रा में बेचा गया है और उसी की वजह से इतना ज्यादा आपको 20,000 करोड़ का आपको सेलिंग देखने को मिल रहा है एमएससीआई इंडेक्स का रीबैलेंसिंग की वजह से। एंड लास्टली अगर पेट्रोल डीजल की बात किया जाए तो लगातार तो पेट्रोल डीजल का प्राइस 4 बार मोटा मोटी बढ़ चुका है। तो अभी मैंने चेक किया तो अभी तक तो 5वीं बार पेट्रोल डीजल का प्राइस नहीं बढ़ा है, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में हमें ये देखने को मिल जाए कि पेट्रोल एंड डीजल का प्राइस और भी ज्यादा बढ़ चुका है। तो फाइनल वीडियो का कंक्लूजन में इतना ही बोलूंगा कि देखो, वार से रिलेटेड जो हम लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं कि वार रुकेगा, तो अभी तक तो वैसा कोई अपडेट नहीं आया है। अभी भी मार्केट में पूरी तरीके से अनसर्टेनिटी है। हाँ, अगर बात किया जाए तो मीटिंग वगैरह कंटिन्यू चल रहा है, लेकिन मीटिंग का जो आउटकम है वो अभी तक नहीं आया है। तो खैर देखते हैं कि आने वाले समय में मीटिंग का आउटकम कब तक आता है, वार रुकता है या फिर नहीं रुकता है। लेकिन अगर सबसे बड़ा फोकस हमारा आने वाले हफ्ते में होना चाहिए वो भैया आरबीआई का एमपीसी का मीटिंग में होना चाहिए। देखना ये इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या रेट हाइक होता है या फिर नहीं होता है। तो आरबीआई का एमपीसी का मीटिंग में हमारा पूरा फोकस आने वाले समय में होना चाहिए, ठीक है ना। तो आज का वीडियो यहीं तक था। अब चलिए आप लोगों का कुछ कमेंट्स है, उन कमेंट का भी रिप्लाई दे देता हूं। सबसे पहला सवाल द सीजी टीचर जी की तरफ से आया है। इंट्राडे में चार्जेस भी बहुत होता है, मैं इंट्राडे से चालू किया था, जब लॉस हुआ तो डिलीवरी करता हूं, अब प्रॉफिट में हूं। तो वेरी वेरी कांग्रेचुलेशन कि आप प्रॉफिट में हो। लेकिन सिस्टम तो पहले ये बोलता है कि पहले आपको एज ए शेयर बाजार बिगिनर पहले आपको डिलीवरी ट्रेडिंग से शुरू करना चाहिए, यानी कि पोजिशनल ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग से शुरू करना चाहिए। जब आप डिलीवरी ट्रेडिंग में सक्सेस करते हो, जब आप डिलीवरी ट्रेडिंग में प्रॉफिट वगैरह करते हो, तब आपको शिफ्ट करना चाहिए इंट्राडे ट्रेडिंग में। लेकिन आपका बातों से ये लग रहा है कि आपने पहले इंट्राडे से चालू किया था, जिस कारण आपको इंट्राडे में लॉस हुआ, और आज के डेट में आप डिलीवरी ट्रेडिंग कर रहे हो, जिस कारण आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो हमेशा एक बात याद रखना, एज ए बिगिनर आपको पहले डिलीवरी से शुरू करना चाहिए, क्योंकि डिलीवरी में रिस्क कम होता है, पैसा डूबने का डर कम होता है। जब आपको यहां पर सक्सेस मिल जाए उसके बाद आपको यहां पर शिफ्ट करना चाहिए, यही सिस्टम होता है, ठीक है ना। अगला सवाल आया है अंकित जी की तरफ से, मंदी आएगी 5-6 महीने के बाद, लेकिन अमेरिका से कम होगा। तो अंकित जी, ये सवाल थोड़ा सा डिबेटेबल है। देखो, मेरा ऐसा मानना है कि हमारे देश में पाने के लिए बहुत कम चीजें हैं, लेकिन खोने के लिए बहुत सारी चीजें। जबकि आज के डेट में पूरा दुनिया एआई में शिफ्ट होते जा रहा है, लेकिन अफसोस के साथ ये मुझे बोलना पड़ रहा है कि हमारे देश का ऐसा एक भी सिंगल कंपनी नहीं है जो सिंगल कंपनी एआई में फुल फ्लेजेड तरीके से काम कर रही हो। पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है लगातार बढ़ते जा रहा है। तीसरी चीज क्या है कि हमारे पास ऑयल नहीं है, क्रूड ऑयल नहीं है, और हमारा पूरा देश क्रूड ऑयल पर ही निर्भर करता है। तो जबकि क्रूड ऑयल पर हमारा देश निर्भर करता है और हमारे पास क्रूड ऑयल नहीं है, हमें बाहर के देशों से खरीदना पड़ता है। तो हर तरफ से मैंने बोला ना कि हमारे पास खोने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन पाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो ये जो आपने बोला कि मंदी आएगा तो अमेरिका से कम ही होगा, मुझे नहीं लगता कि अमेरिका से कम होगा। अमेरिका के पास क्रूड ऑयल है, अमेरिका के पास आप टेक्नोलॉजी है, तो कहीं ना कहीं से वो पैसा कमा लेगा, अपना ग्रोथ जो है उसको मेंटेन कर सकता है। लेकिन हमारे पास अभी भी वैसा कोई समाधान वाला चीज नहीं बना है, ठीक है
है ना। तो बहुत ही दुख के साथ ये बोलना पड़ रहा है, देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। हम लोग तो यही प्रे करेंगे कि भैया देश में मंदी ना आए। आखिरी सवाल आया है रानी जी की तरफ से। हेलो सर, अगर शेयर मार्केट में 40 से 50,000 इन्वेस्टमेंट किया होगा तो हमें एक डे मतलब वन डे में रोज का कितना प्रॉफिट करना चाहिए और कितना लॉस होना चाहिए, क्या ये बता सकते हो? इसकी जानकारी चाहिए सर, प्लीज आप इस पर एक वीडियो बनाइए। रानी जी ध्यान से सुनो, कान खोलकर सुन लो। आपने जो बोला कि 40 से 50,000 आप लगाओगे तो पर डे आप कितना कमाओगे, ये जो गलत फहमी है ये पहले आप दिमाग से निकाल दो। शेयर बाजार में ऐसा कोई चीज ही नहीं है कि आप 40-50,000 रुपया लगाओगे और रोज आप पैसा कमाओगे। ये इंटेंशन, ये सोच, इसको पहले हटा दो। शेयर बाजार में करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। शेयर बाजार को आपको पैसा कमाने के एंगल से नहीं देखना है, शेयर बाजार को आपको सीखने के एंगल से देखना है। ये पैसा कमाने का जगह नहीं है। पैसा कमाने का जगह उन लोगों के लिए बन चुका है जो लोगों ने इस मार्केट को ऑलरेडी 3 से 4 साल कम से कम दे दिया है। तो ऐसे बिगिनर अगर आप नया हो तो ये तो दिमाग से निकाल ही दो कि 40-50,000 रुपया आप लगाओगी और रोज का पैसा कमाओगी। इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता है। पहले आपको चीजों को सीखना पड़ेगा, देन डिसाइड करना पड़ेगा आपको मार्केट में करना क्या है। क्या ट्रेडिंग करना है, क्या इन्वेस्टिंग करना है? ट्रेडिंग करना है तो कौन सा ट्रेडिंग करना है, इन्वेस्टिंग करना है तो कौन सा इन्वेस्टिंग करना है। तो ये सारी चीजें आपको पहले समझना पड़ेगा, अपना एक डायरेक्शन डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं शेयर बाजार में इस डायरेक्शन में काम करूंगी, यहां से पैसा कमाऊंगी। क्योंकि शेयर बाजार बहुत बड़ी दुनिया है। ये चीज अगर आपको सीखना है, समझना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। इसके अलावा आप सभी का अगर कुछ और भी डाउट होगा, सवाल होगा, नीचे कमेंट कर देना। अगला वीडियो में आपका आंसर देने की कोशिश करूंगा। डीमैट अकाउंट नहीं है, डीमैट अकाउंट का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।